थी। और फिर एक जादूगर आया। हाँ, एक ऐसा जादूगर जिसने अपनी जिद से रात के अंधेरे को हमेशा हमेशा के लिए भगा दिया। आज हम उसी जादूगर यानी महान आविष्कारक थॉमस एल्वा एडिसन की कहानी की दुनिया में चलेंगे। और ये कहानी सिर्फ एक बल्ब बनाने की नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इस बात की कहानी है कि जब कोई बार बार, हजार बार भी हारता है तो वो असल में हार नहीं रहा होता, बल्कि वो जीत के लिए एक नया रास्ता खोज रहा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है आज से बहुत बहुत साल पहले, 1847 में। अमेरिका के एक छोटे से शहर से। बिल्कुल। वहाँ एक बच्चा था जिसका नाम था थॉमस। उसकी माँ उसे प्यार से एल बुलाती थी। और ये जो एल था वो दूसरे बच्चों जैसा बिल्कुल नहीं था। उसे हर चीज के पीछे का राज जानना था। मतलब अगर उसे कोई घड़ी मिलती तो वो ये नहीं देखता था कि टाइम क्या हुआ है। नहीं, वो उसे खोलकर देखता था कि ये सुइयां आखिर घूमती कैसे हैं। उसकी जिज्ञासा की कोई सीमा ही नहीं थी। जी हाँ। एक दिन टीचर ने तंग आकर 7 साल के छोटे से एडिसन के हाथ में एक चिट्ठी पकड़ा दी। और क्या कहा? कहा, ये जाकर अपनी माँ को दे देना। एडिसन को तो लगा होगा कि कोई तारीफ की चिट्ठी होगी। हाँ, उन्हें भी यही लगा। वो खुशी खुशी दौड़ते हुए घर गए और अपनी माँ को वो चिट्ठी दी। माँ ने चिट्ठी खोली, उसे पढ़ा और अचानक उनकी आंखें भर आईं। ओहो, एडिसन तो घबरा गए होंगे। बहुत। उन्होंने पूछा, माँ क्या हुआ? इसमें ऐसा क्या लिखा है? और उस चिट्ठी में जो लिखा था वो किसी भी बच्चे का आत्मविश्वास हमेशा हमेशा के लिए तोड़ सकता था। क्या लिखा था उसमें? उसमें लिखा था, आपका बेटा मंदबुद्धि है, उसका दिमाग बहुत धीरे चलता है, वो हमारे स्कूल के लायक नहीं है, कृपया उसे अब स्कूल ना भेजें। सोचिए जरा, ये शब्द सुनकर किसी भी माँ पर क्या गुजरी होगी। बिल्कुल, लेकिन यहीं पे कहानी पूरी तरह से घूम गई। एडिसन की माँ नैन्सी एक असाधारण महिला थी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने आंसू पोंछे, एडिसन को गले लगाया और उस चिट्ठी को जोर जोर से पढ़ना शुरू किया। लेकिन उन्होंने वो नहीं पढ़ा जो लिखा था, है ना? नहीं, उन्होंने वो पढ़ा जो वो अपने बेटे के बारे में मानती थी। उन्होंने कहा, बेटा इसमें लिखा है तुम्हारा बेटा एक जीनियस है, हमारा स्कूल और हमारे टीचर्स बहुत साधारण है, वो इसे नहीं पढ़ा सकते, इसे सिखाने के लिए आप इसे घर पर ही पढ़ाएं। वाह, ये तो कमाल ही कर दिया उन्होंने। एक लाइन ने एडिसन के दिमाग में ये बात बैठा दी कि वो कमजोर नहीं बल्कि खास हैं। बिल्कुल, और वहीं से उनकी असली पढ़ाई शुरू हुई। और शायद यही थॉमस की जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था। बिल्कुल, अब उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। हाँ। उसकी क्लासरूम अब 4 दीवारें नहीं थी। नहीं, अब पूरा शहर, खेत, नदियां और बाजार सब उसकी क्लासरूम थे। वाओ। उसकी माँ उसे सिखाती थी, जब तक तुम कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हो तुम कभी गलत नहीं हो सकते। क्या बात है। और इसी आजादी ने थॉमस की कल्पना को जैसे पंख लगा दिए। बिल्कुल, वो बिना किसी डर के सवाल पूछ सकता था और अपने तरीके से उनके जवाब ढूंढ सकता था। और इन सब चीजों के लिए, मतलब प्रयोगों के लिए सामान चाहिए था, पैसे चाहिए थे। और घर में पैसे ज्यादा नहीं थे। पर सीखने का जुनून तो सिर चढ़कर बोल रहा था। तो सिर्फ 12 साल की उम्र में थॉमस ने एक काम ढूंढ लिया। अच्छा, क्या काम? वो चलती ट्रेन में अखबार और टॉफियां बेचता था। हाँ, लेकिन वो सिर्फ एक आम सेल्स बॉय नहीं था। हाँ। उसने सोचा, ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाने में घंटों लगाती है, इतना सारा वक्त मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। बिल्कुल। और जानते हैं उसने क्या किया? उसने ट्रेन के गार्ड से बात करके सामान रखने वाले खाली डिब्बे को ही अपनी छोटी सी प्रयोगशाला में बदल दिया। चलती ट्रेन में प्रयोगशाला? जरा सोच कर देखिए ये नजारा। एक ट्रेन छुक छुक करके चल रही है और अंदर एक डिब्बे में एक बच्चा केमिकल मिला रहा है, तारों से कुछ जोड़ रहा है। ये तो किसी फिल्म जैसा लगता है। ये दिखाता है कि वो अपने सपने को लेके कितना जुनूनी था। एक पल भी बर्बाद नहीं करना चाहता था। लेकिन एक दिन एक बड़ा हादसा हो गया। क्या हुआ? ट्रेन एक झटके के साथ मुड़ी और केमिकल से भरी एक बोतल वो नीचे गिर के टूट गई। ओह नो। और उसमें से निकले केमिकल ने आग पकड़ ली और देखते ही देखते पूरे डिब्बे में धुआं भर गया। कंडक्टर भागा भागा आया होगा। हाँ, और वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसने जैसे तैसे आग बुझाई और अगले ही स्टेशन पर थॉमस को उसके सारे सामान के साथ ट्रेन से नीचे उतार दिया। हाँ, थॉमस बहुत दुखी हुआ। उसकी छोटी सी चलती फिरती लैब वो जल चुकी थी। ये उसकी जिंदगी की पहली बड़ी असफलता थी। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपना सामान उठाया और खुद से वादा किया, कोई बात नहीं, गलती हुई पर मैंने इससे एक सबक सीखा है। अगली बार मैं और ज्यादा सावधानी से काम करूंगा, पर मैं कोशिश करना कभी नहीं छोड़ूंगा। उस आग ने उसके सामान को जलाया था
उसकी हिम्मत को नहीं। और ये कोशिश करते रहने की आदत, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। बिल्कुल। जब वो घर पहुंचे और पिता को सब बताया तो डांट तो पड़ी। लेकिन उनके पिता ने उनकी आंखों में वो चिंगारी देख ली थी। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें ये सब करना ही है तो घर के तहखाने में करो। और वही अंधेरा तहखाना एडिसन की पहली असली प्रयोगशाला बन गया। मतलब हर रुकावट एक नया रास्ता खोल रही थी। बिल्कुल। 12 साल की उम्र में एक बीमारी के बाद उन्हें सुनने में दिक्कत होने लगी। हाँ, धीरे धीरे वो लगभग बहरे हो गए। उस जमाने में तो इसे एक बहुत बड़ी कमी माना जाता था। पर एडिसन का नजरिया तो हमेशा अलग ही रहा। बिल्कुल। उन्होंने कहा, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, बाहर की फालतू आवाजें मुझे परेशान नहीं करती, मैं अपने विचारों पर, अपने काम पर ज्यादा ध्यान लगा पाता हूँ। क्या बात है। मतलब जिसे दुनिया उनकी सबसे बड़ी कमजोरी समझ रही थी, उसे उन्होंने अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया, अपनी सुपर पावर। और उसी तहखाने से निकला वो लड़का 22 साल की उम्र तक मेनलो पार्क, न्यू जर्सी पहुंच गया। और वहां उसने अपनी इन्वेंशन फैक्ट्री बनाई। ये कोई आम लैब नहीं थी, ये एक ऐसी जगह थी जहां आइडियाज की खेती होती थी। हाँ, और इसे इन्वेंशन फैक्ट्री कहना बहुत जरूरी है। क्यों? एक लैब क्यों नहीं? क्योंकि लैब में अक्सर एक वैज्ञानिक अकेला काम करता है ना? पर फैक्ट्री में क्या होता है? फैक्ट्री में बहुत सारे लोग मिलकर एक ही चीज पर काम करते हैं, एक पूरा सिस्टम होता है। बिल्कुल। एडिसन ने यही किया था। वो एक अकेले कमरे में काम करने वाले जीनियस नहीं थे। उन्होंने एक सिस्टम बनाया था। मेनलो पार्क में दर्जनों वैज्ञानिक, मैकेनिक, कारीगर सब एक साथ काम करते थे। अच्छा, मतलब आइडिया एडिसन का, और फिर पूरी टीम उस पर काम में जुट जाती थी। एग्जैक्टली। वो एक अकेले जीनियस से ज्यादा एक इन्वेंशन सिस्टम के निर्माता थे। और इसी फैक्ट्री से 1877 में एक ऐसा आविष्कार निकला जिसने दुनिया को सच में चौंका दिया। फोनोग्राफ। हाँ, आज के जमाने में आवाज रिकॉर्ड करना कितना आसान है। फोन में एक बटन दबाया और हो गया। हाँ, पर तब सोचिए, एक मशीन पर बोलना और फिर उसी मशीन से अपनी आवाज वापस सुनना, ये तो किसी जादू से कम नहीं था। लोगों को यकीन ही नहीं हुआ होगा। बिल्कुल नहीं। जब एडिसन ने मशीन के सामने गाया मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब और मशीन ने वही वापस गाकर सुनाया तो लोग हैरान रह गए। उन्हें लगा ये कोई ट्रिक है, कोई धोखा है। Mary had a little lamb, its feet were white as snow, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. और फिर था मोशन पिक्चर कैमरा, जिसने चलती फिरती तस्वीरों का आविष्कार किया और आज की फिल्मों और वीडियो की दुनिया की नींव रखी। यह एक और दिलचस्प बात है। मेनलो पार्क में हर तरफ एक जादू सा माहौल था। और इसी वजह से लोग एडिसन को मेनलो पार्क का जादूगर बुलाने लगे थे। ये उनकी एक और सुपर पावर थी, टीम वर्क। उनकी अपनी जिंदगी भी किसी जादू की कहानी से कम नहीं थी। अच्छा, जैसे जब उन्होंने अपनी एक कर्मचारी मैरी स्टिलवेल को शादी के लिए प्रपोज करने का सोचा, तो उन्होंने कुछ बहुत ही अलग किया। वो दोनों मोर्स कोड जानते थे। वो डॉट और डैश वाली भाषा। हाँ, वही। एडिसन ने मैरी की हथेली पर मोर्स कोड में टैप किया, विल यू मैरी मी। सच में? क्या बात है। आज के जमाने में ये शायद सबसे नर्डी प्रपोजल होता, लेकिन उस वक्त ही कितना रोमांटिक रहा होगा। और मैरी का जवाब भी उतना ही लाजवाब था। उन्होंने भी एडिसन की हथेली पर टैप करके जवाब दिया, यस। कमाल है। यही नहीं, उन्होंने अपने 2 बच्चों के नाम भी डॉट और डैश रख दिए। डॉट और डैश, इससे पता चलता है कि आविष्कार उनके लिए सिर्फ काम नहीं था, उनकी जिंदगी, उनका प्यार, सब कुछ था। तो मेनलो पार्क में वो जादूगर बन चुके थे, फोनोग्राफ बना चुके थे, लेकिन उनके दिमाग में कोई ऐसा आइडिया था जो पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकता था। हाँ, उनके दिमाग में एक बहुत बड़ा सपना था। वो रात को जीतना चाहते थे। रात को जीतना मतलब उस समय रात का मतलब था मोमबत्ती या गैस लैंप का धुआं, उसका खतरा। एडिसन दुनिया को एक सस्ती, साफ और सुरक्षित रोशनी देना चाहते थे। और इस सपने के लिए उन्होंने खुद को पूरी तरह से झोंक दिया। वो अपनी लैब में ही एक चारपाई पर सो जाते थे और कभी-कभी 48 से 72 घंटे लगातार काम करते थे। और यहीं पर उनका वो मशहूर सिद्धांत सामने आता है। कौन सा? जीनियस 1% प्रेरणा और 99% पसीना है। हाँ, मतलब एक अच्छा आइडिया दिमाग में आना तो बस 1% काम है। असली काम तो उसे हकीकत में बदलने के लिए बहाया गया 99% पसीना है।
और बल्ब बनाने में ये बात अक्षरशः सच साबित हुई। सबसे बड़ी चुनौती थी फिलामेंट खोजना। हाँ, यानी बल्ब के अंदर का वो पतला सा तार जो गर्म होने पर रोशनी दे लेकिन जले नहीं, पिघले नहीं। और इसके लिए उन्होंने क्या क्या नहीं आजमाया, प्लैटिनम से लेकर बांस तक। यहाँ तक कि एक साथी कर्मचारी की दाढ़ी के बाल भी। 100-200 नहीं, पूरे 10,000 प्रयोग असफल हुए। सोचिए, 10,000 बार निराशा हाथ लगना। एक पत्रकार ने उनसे पूछ ही लिया, मिस्टर एडिसन, 10,000 बार फेल होने के बाद कैसा महसूस होता है? अब हिम्मत क्यों नहीं हार जाते? और इस पर एडिसन ने जो जवाब दिया वो उनकी पूरी जिंदगी की फिलॉसफी को बताता है। वो मुस्कुराए और क्या कहा? उन्होंने कहा, मैं 10,000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके खोज निकाले हैं जो काम नहीं करते। वाह, ये सोचने का एक बिल्कुल ही नया तरीका है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक अच्छी लाइन नहीं थी। मेनलो पार्क का पूरा सिस्टम इसी पर बना था। हर असफलता को एक डेटा पॉइंट की तरह दर्ज करना और उससे सीखना। और आखिरकार 22 अक्टूबर 1879 को वो पल आया। हाँ, वो यूरिका मोमेंट। उन्होंने सिलाई में इस्तेमाल होने वाले एक सूती धागे को कार्बन लगाकर वैक्यूम बल्ब में टेस्ट किया और वो जल उठा। सिर्फ कुछ मिनटों के लिए नहीं, बल्कि लगातार 13 घंटों तक जलता रहा। उस एक छोटे से बल्ब ने दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, एडिसन की असली जीनियस सिर्फ बल्ब का आविष्कार करना नहीं था। तो फिर क्या थी? उन्होंने ये समझा कि एक बल्ब अकेले किसी काम का नहीं है। लोगों को उसे जलाने के लिए बिजली चाहिए, होल्डर चाहिए, स्विच चाहिए, तार चाहिए, और बिजली बनाने के लिए पावर प्लांट भी चाहिए। बिल्कुल। उन्होंने सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि पूरा का पूरा इकोसिस्टम बनाया। आज जो हमारे घरों में बिजली का ग्रिड है, उसकी नींव एडिसन ने ही रखी थी। मतलब वो सिर्फ एक आविष्कारक नहीं थे, एक विजनरी थे। हाँ, और उनकी विरासत यहीं नहीं रुकी। उन्होंने काइनेटोस्कोप का आविष्कार किया, जो एक तरह का पर्सनल मूवी व्यूअर था। और इसी से आगे चलकर मोशन पिक्चर यानी सिनेमा का जन्म हुआ। आज हम जो फिल्में देखते हैं, उसकी शुरुआत भी एडिसन की उसी फैक्ट्री में हुई थी। कमाल है, उन्होंने हमारी जिंदगी को इतने तरीकों से छुआ है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। और शायद इसीलिए जब 1931 में उनका निधन हुआ तो अमेरिका ने उन्हें एक ऐसी श्रद्धांजलि दी जो इतिहास में किसी और को नहीं मिली। उस दिन राष्ट्रपति के कहने पर पूरे अमेरिका में ठीक 1 मिनट के लिए सारी बत्तियां बुझा दी गईं। न्यूयॉर्क के जगमगाते टाइम्स स्क्वायर से लेकर कैलिफोर्निया के छोटे से घर तक सब कुछ अंधेरे में डूब गए। ये एक तरह से सलाम था जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी दुनिया को रोशनी देने में लगा दी। उसे विदा करने के लिए दुनिया 1 मिनट के लिए वापस उसी अंधेरे में चली गई जिससे उसने हमें बाहर निकाला था। रोशनी देने वाले को अंधेरे से विदाई। तो मेनलो पार्क के इस जादूगर की कहानी से मुझे लगता है हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। एडिसन की जीनियस के 3 मुख्य हिस्से थे। क्या थे वो? पहला, एक माँ का विश्वास जिसने उन्हें खुद पर यकीन करना सिखाया। दूसरा, असफलताओं को हार नहीं बल्कि सीखने का एक मौका समझना। और तीसरा, अकेले काम करने की जगह एक टीम और एक सिस्टम बनाने की सोच। मैं इसमें एक चीज और जोड़ूंगा। बताइए। उनका सबसे बड़ा आविष्कार शायद बल्ब या फोनोग्राफ नहीं था, बल्कि समस्याओं को देखने का एक नया नजरिया था। समस्याओं को देखने का नया नजरिया। हाँ। अब जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूँ। आज हमारे सामने क्लाइमेट चेंज, बीमारी या गरीबी जैसी बड़ी चुनौतियां हैं। क्या हो अगर हम इन समस्याओं को एडिसन के नजरिए से देखें? मतलब ये कि ये ऐसी पहेलियां हैं जिनके हजारों गलत जवाब हम पहले ही खोज चुके हैं और अब बस उस एक सही जवाब को ढूंढना बाकी है। तो अगली बार जब भी कोई बटन दबाकर अपने कमरे की लाइट जलाएं, तो एक पल के लिए उस मेनलो पार्क के जादूगर थॉमस एडिसन को जरूर याद करना, जिसकी जिद और उन हजारों कोशिशों की वजह से आज हमारी दुनिया इतनी चमकदार और रोशन है। एडिसन की कहानी हमारे लिए एक सवाल भी छोड़ जाती है कि क्या हम भी अपनी गलतियों से डरने की बजाय उन्हें एक नया सबक मान सकते हैं? और जरा अपने आसपास देखिए, क्या कोई ऐसी चीज है जिसे हम अपनी मेहनत और एक और कोशिश से थोड़ा और बेहतर बना सकते हैं? लिखिए, आपने कभी किस काम में हार महसूस की? उस वक्त आपको कैसा लगा? अगर आज थॉमस एडिसन जीवित होते तो वो किस चीज को रोशन करना चाहते? ड्रॉ करें। मेरी जिंदगी में वो कौन है जिसने मुझ पर तब भरोसा किया जब मैं खुद पर भरोसा नहीं कर पा रहा था? अपनी ड्राइंग या सोच पेरेंट्स, फ्रेंड्स, टीचर्स के साथ शेयर करें।
चाहे तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिए। अगर यह कहानी आपको थोड़ा भी मजबूत बना पाई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ कहानियाँ नहीं, सोच बदलती है। विज्ञान की दुनिया में पत्र भी इतिहास बदलते हैं। जानने के लिए देखें मैरी क्यूरी अगली कहानी।